नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कन्हैया सिंह। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो पे द स्टडी सेंटर पर। चैप्टर 7 चल रहा है, एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री। क्या है चैप्टर का नाम? अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। तो अशोका एक ऐसा राजा जिसने युद्ध करना त्याग दिया। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के पास ये बुक होनी बहुत ज़रूरी है, इसकी हार्ड कॉपी होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 6th क्लास की क्लासरूम बेसिस पर इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए वीडियो, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है गाइस, है ना। तो अगर हार्ड कॉपी आपके पास नहीं है तो इसकी PDF का लिंक जो है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे क्या है, तो एक रोशन है, एक लड़की, उसके पास एक नोट मिला है उसको उसके बर्थडे पर, जो उसने अपनी हाथ में दबा कर रखा हुआ है। तो वो एक CD खरीदना चाहती है इन पैसों से। वो ये भी देखना चाहती है कि नए नए ब्रांड नोट्स अगर हाथ में रखे जाएँ तो कैसा फील होता है। वो देखती है नोट के ऊपर कि गांधी जी का एक स्माइलिंग फेस है और एक साइड पर क्या है, छोटे छोटे लायंस की मूर्ति सी बनी हुई है, सेट है लॉयंस का। तो ये लॉयन कहाँ से आए, कौन से लॉयन है? गांधी जी का तो उसको पता था गांधी जी हैं, पर ये लॉयन कहाँ से आए वो हैरान थी। तो ये हैं वो लॉयंस जो आपने देखा होगा ना, नोटों के ऊपर छपे रहते हैं। आप भी अपने, अगर आपके पास कोई नोट है उस पर निकाल के देखिए, इस तरह की एक मूर्ति छपी रहती है, द लॉयन कैपिटल। तो एक बहुत बड़ा किंगडम यानी कि एक अम्पायर, एम्पायर। तो जो लॉयन है ना, हम नोट्स पर देखते हैं, सिक्कों पर देखते हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इनको पत्थरों में खुदाई करके बनाया गया है। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद बड़े बड़े स्टोन के पिलर्स, पत्थर के पिलर्स के ऊपर, खंभों के ऊपर, सारनाथ में, जो हमने पढ़ा ना चैप्टर 6 में, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपनी पहली प्रीचिंग की थी, पहली टीचिंग्स दी थी, सारनाथ में मिले हैं ये। अब जो अशोक है एक ग्रेटेस्ट रूलर था अपने टाइम का। उसने जो अपनी इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्क्रिप्शंस के ऊपर यानी कि पत्थरों पर खुदवाई, है ना, पिलर्स के ऊपर लिखवाई, रॉक के सरफेसेस पर यानी पत्थरों के सरफेस के ऊपर लिखवाई। ठीक है, तो हमें ये देखने से पहले कि उसकी इंस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ था, पहले ये देख लेते हैं कि एम्पायर होता क्या है। ठीक है, और अशोक का एम्पायर कैसा था। तो अशोक का एम्पायर की खोज किसने की थी, जिसमें अशोक राज कर रहे थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो उनके दादा थे। आज से लगभग 2300 साल पहले। 2300 साल पहले का क्या मतलब है? लगभग 300 BC में, है ना। 300 BC के आसपास मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक पर्सन थे जो सपोर्ट किया करते थे, उनका नाम था चाणक्य, या फिर उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। और इनके जो आइडियाज़ हैं चाणक्य या कौटिल्य के, ये अर्थशास्त्र नाम की इनकी किताब है कौटिल्य की, उसमें मिल जाते हैं। अब डायनेस्टी क्या होता है? डायनेस्टी मतलब राजवंश। क्या होता है ये? तो व्हेन मेंबर ऑफ सेम फैमिली, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक रूल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डायनेस्टी। जैसे मौर्य साम्राज्य में किसने किया? पहले चंद्रगुप्त ने किया, फिर उनके बेटे बिंदुसार ने किया, फिर बिंदुसार के बेटे अशोक ने राज किया। अब आप मुगल साम्राज्य देख लीजिए, है ना। पहले बाबर ने किया, फिर हुमायूं ने किया, फिर अकबर ने किया, इस तरीके से जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड सो ऑन। अब लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है कि देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर। उस एम्पायर में काफ़ी सारे शहर थे। अब यहाँ पे नीचे एक मैप दे रखा है आपको, उस पर दिखाते हैं। सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर मार्क्ड विद द ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। अब आप देखिए जी, ब्लैक डॉट्स कौन कौन से के ऊपर है। यहाँ पर आपको तक्षशिला नज़र में आ रहा है ब्लैक डॉट से, पाटिलापुत्र नज़र आ रहा है, उज्जैन नज़र आ रहा है ना, ये ब्लैक डॉट्स वाले। तो ये क्या हैं? ये हैं कुछ सेवरल सिटीज़। इसमें क्या क्या कौन कौन सी इंक्लूडेड है? तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला जो था नॉर्थ वेस्ट का गेटवे था, आप देख पा रहे हैं ना। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, ये वाला नॉर्थ वेस्ट एरिया हो गया इंडिया का, यहाँ पे तक्षशिला है इसका गेटवे। ठीक है, इसके बाद उज्जैन, तक्षशिला इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया भी कवर करता था। उज्जैन जो था वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता था। देखिए जी, उज्जैन देख लेते हैं। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए उज्जैन पड़ता था, विंध्यास के आसपास, विंध्यास पर्वतमाला है ना जो, उसके आसपास। इसके बाद जो मर्चेंट्स यानी कि जो व्यापारी हुआ करते थे, ऑफिशियल यानी ऑफिस में यानी राजा के जो लोग हुआ करते थे, या फिर शिल्पकार वगैरह, वो इन्हीं शहरों में रहा करते होंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े मेन लोग हुआ करते होंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है कि द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स। यहाँ आपको जितनी भी मैप में रेड डॉट दिख रही हैं, वहाँ पे अशोका की इंस्क्रिप्शन मिले हैं। अब इंस्क्रिप्शन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है? अभिलेख, यानी पत्थर के ऊपर खुदाई करके कुछ लिखा गया हो जहाँ पर।
तो ये यानी कि अब जहाँ पे अकबर ने इसने अशोका ने लिखवाया, ऑब्वियस सी बात है ना, ये उनके एम्पायर में, अब किसी दूसरे राजा के एम्पायर में जाके तो नहीं लिखवा सकते ना अपनी थिंकिंग को, तो ये सारा उन्हीं के एम्पायर में आता होगा, इसलिए लिखवा पाए। ठीक है, तो आप देखिए उन कंट्रीज़ का नाम बताइए जहाँ जहाँ अशोका के इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, और क्या विच इंडियन स्टेट्स वर आउटसाइड द एम्पायर, तो कौन कौन से ऐसे स्टेट्स थे जो इस एम्पायर से बाहर थे, कौन कौन से ऐसे इंडियन स्टेट्स थे जिन पे अशोक राज नहीं कर पाए थे, तो देख लेते हैं एक बार। तो आप ये देख रहे हैं अफ़गानिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का एरिया आज के डेट की, ये सब जा रहा है अशोका के कंट्रोल के अंदर। ठीक है, यहाँ अगर आप देखें, लेकिन केरल, तमिलनाडु, ये एरियाज नहीं आ रहे हैं अशोक के फेवर में, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ हमारे साथ बहने हैं ये भी नहीं आ रही, सिक्किम नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अब रेड डॉट्स यानी कि कहाँ कहाँ पे मिला, आप यहाँ से देखते हैं, तो कांधार, कांधार हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद लंपका, आपका मेनसेहरा, है ना। इसके बाद शाहबाज गढ़ी, कालसी, तोपरा, दिल्ली जो है उस टाइम बहापुर कहलाता था, मेरठ, लुम्बिनी, इसके बाद रामपुरवा, लोरैया, है ना। इसके अलावा सारनाथ, कौशाम्बी, इलाहाबाद, गुज्जारा, रूपनाथ, सांची, है ना। इसके बाद है आपका पंगुररिया, ठीक है, गिरनार, सोपारा, आपका सनाथी, मस्की, येरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, धौली, आपका जोगाड़ा, कलिंगा। ठीक है, तो ये सारी जगह थी, ये सारी वो जगह है जहाँ पर अशोका के इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, तो इन अदर एरियाज वेयर द विलेजेस ऑफ फार्मर एंड हर्डर्स, तो बाकी एरियाज में कौन रहा करते थे विलेजेस में, फार्मर्स किसान, और हर्डर्स यानी जानवर चलाने वाले चरवाहे रहा करते थे। ठीक है, इन सम एरियाज जैसे सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह होते थे, वहाँ पे फॉरेस्ट में रहने वाले लोग रहा करते थे, जो क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे। तो डिफरेंट पार्ट पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब एम्पायर इतना बड़ा था, अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग तरह का खाना भी खाते होंगे, अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते होंगे। ठीक है, तो हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम, अरे भाई कि एक एम्पायर और एक किंगडम में क्या अंतर होता है वो देख लेते हैं। तो जो एम्पायर होता है ना, नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स। एम्प्रर, जो एम्प्रर होता है उसको किंग से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, क्यों, क्योंकि जो एम्पायर होता है वो किंगडम से काफ़ी बड़ा होता है, उसे बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, उसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब एक एम्पायर के ऊपर रूल करना। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पर अगर अब तक आपने नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अब तक नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए जिन्हें आप कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप आने वाले टाइम में कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह है तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। उसके लिए क्योंकि यूट्यूब सभी की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो टेलीग्राम पे आपको सभी चैप्टर्स की PDF और साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो रूलिंग द एम्पायर, तो क्योंकि एम्पायर जो था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, देख रहे हैं ना आप ऊपर कितना बड़ा था, तो डिफरेंट पार्ट जो थे उसको डिफरेंट तरीके से रूल किया जाता था, यानी एक ऐसा तो नहीं सेंट्रल में बैठ के पूरे राज कर, नहीं, अलग अलग तरीके से राज किया जाता था। जैसे जो पाटलिपुत्र का एरिया था वो जो था एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में आता था। ठीक है, तो ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम, उसके बाद ऑफिशियल्स को वहाँ पर लगाया जाता था, किसके लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए। किन से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, किसानों से, चरवाहों से, शिल्पकारों से और व्यापारियों से। जो लोग गांव में रहा करते थे, शहरों में रहा करते थे, उनसे भी टैक्स इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, ऑफिशियल उनको पनिशमेंट भी देते थे जो राजा के ऑर्डर को उल्लंघन करते थे। इसके बाद काफ़ी सारे ऑफिशियल थे जिन्हें सैलरी दी जाती थी। मैसेंजर जो थे, राजा के जो मैसेंजर थे, राजा के कोई भी मैसेज आया उसको लोगों तक पहुंचाने वाले, वो इधर से उधर घूमते रहते थे। जो जासूस हुआ करते थे वो इन ऑफिशियल्स पर नज़र रखा करते, कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, कोई किसी जनता को परेशान तो नहीं कर रहा, इस तरीके से। और ऑब्वियसली जो एम्पर था वो इन सबकी सुपरवाइजिंग करता था, किसके हेल्प से, अपनी रॉयल फैमिली के कुछ मेंबर्स की हेल्प से और कुछ सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प से। कुछ और एरियाज और प्रोविंसेस भी थे। ठीक है, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड बाय प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड उज्जैन। देखिए तक्षशिला उज्जैन जैसी जो थी वो प्रोविंशियल कैपिटल थी। ठीक है, मेन पाटलिपुत्र था आपका, इसके बाद जो तक्षशिला और उज्जैन थी ये प्रोविंशियल कैपिटल्स थी। यहाँ पे क्या था, अब उज्जैन जो था उससे पूरा सेंट्रल एरिया कवर हो जाता था, तक्षशिला जो था उससे पूरा नॉर्थ वेस्ट कवर हो जाता था, और जो मेन आपका पाटलिपुत्र है वो सेंट्रल पावर था।
देखिए जो टोटल अमाउंट ऑफ पावर थी वो तो पाटलिपुत्र से ही जाती थी, लेकिन इन पार्ट्स में तक्षशिला और उज्जैन में भी इक्वल अमाउंट से सम अमाउंट ऑफ पावर दी गई थी। जो रॉयल प्रिंसेस हुआ, राजकुमार हुआ करते थे, उन्हें गवर्नर बना के भेज दिया जाता था ऐसी जगहों पर, तक्षशिला में, उज्जैन में, या जो भी जनपद वगैरह वहाँ पे उन्हें गवर्नर बना के भेज दिया जाता था। इन सब के अलावा और भी कुछ सेंटर थे, ठीक है। देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन इन सेंटर्स के पीछे बड़े बड़े एरियाज थे, ठीक है। तो मौर्याज ने क्या ट्राई किया कि रोड्स को कंट्रोल किया जाए, नदियों को कंट्रोल किया जाए। अब नदियाँ रोड्स अगर कंट्रोल में आ जाएगी तो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल में आ जाएगा तो वहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है, ट्रिब्यूट्स इकट्ठे किया जा सकते हैं। ट्रिब्यूट्स क्या होता है अभी देखेंगे हम। एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसमें लिखा हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, किस चीज़ के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट नहीं, अपना पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान वगैरह, ठीक है। साउथ इंडिया गोल्ड के लिए और प्रीशियस स्टोन्स के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, हो सकता है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें टैक्स में देने वाली नहीं है, क्योंकि कंबल को आप एक टैक्स के तौर पर दें, ये ट्रिब्यूट। अब ट्रिब्यूट क्या होता है वो देख लेते हैं। सॉरी, ट्रिब्यूट क्या होता है? तो ट्रिब्यूट क्या होता है, अनलाइक टैक्सेस, ये टैक्सेस ऐसा नहीं होता, लेकिन क्या होता है, ये टैक्सेस जो है रेगुलर लिए जाते हैं, पर ये रेगुलर नहीं लिया जाता। लेट मी चेंज द पेन। टैक्सेस रेगुलर इकट्ठा किए जाते थे, पर ये रेगुलर नहीं लिए जाते थे, ठीक है। ये लोगों से ऐसे ही किसी भी समय ले लिए जाते थे। अब या तो विलिंगली दें पीपल, अपनी मर्जी से दें, या फिर ना दें, या उनसे छीना जाए, ठीक है, पर ये लोगों से लिया जाता था। तो कुछ फॉरेस्ट रीजन्स भी थे जहाँ जंगल वगैरह थे, ठीक है। लोग जो यहाँ पर रहते थे वो मोर और लेस इंडिपेंडेंट थे, कुछ लोग ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, कुछ लोग कम इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। पर उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो राजा को हाथी, टिम्बर यानी लकड़ी, हनी यानी शहद, वैक्स यानी मोम आदि मॉडर्न ऑफिशियल्स को टाइम टाइम पर ला कर देते रहेंगे। इसके बाद द एम्प्रर एंड द कैपिटल सिटी। अब जो एम्प्रर था वो कैपिटल सिटी जो थी आपका पाटलिपुत्र, उसमें कैसे रह करता था। तो मेगास्थनीज एक जो एम्बेसडर था, किसका, तो सेल्यूकस निकेटर का एक एम्बेसडर था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने एम्बेसडर को, मेगास्थनीज को। तो मेगास्थनीज ने वहाँ जो कुछ देखा उसने लिखा। क्या लिखता है वो, कि द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रांड रॉयल प्रोसेशंस, कि जिस दिन राजा जो है जनता से मिलने के लिए निकलता था ना, वो दिन बहुत खास होता था, उसे ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन की तरह सेलिब्रेट किया जाता था, बहुत धूमधाम होती थी। ही इज़ कैरिड इन ए गोल्डन पैल्कीन। पैल्कीन का मतलब होता है पालकी। पालकी होती है ना, वो 4 कंधों पे उठा के और फिर लेके जाते हैं, तो उसे सोने की पालकी में जाया करता था वो राजा। जो गार्ड्स होते थे वो हाथियों पर चढ़कर चला करते थे, सोने और चांदी से हाथियों को सजाया जाता था। और जो बाकी के गार्ड्स हैं वो कुछ पेड़ लेकर चला करते थे अपने हाथों पे, जिसमें कुछ पक्षी हुआ करते थे, और एक पक्षियों का झुंड हुआ करता था, ट्रेंड पैरट्स का, सिखाए गए तोते हुआ करते थे, जो राजा के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाया करते थे। इसके अलावा राजा जो था वो आर्म्ड महिलाओं से घिरा हुआ होता था। महिलाएं हुआ करती जिनके हाथ में हथियार होते थे, क्योंकि उसे डर लगता था कहीं कोई उसे मार ना दे, ठीक है। अगर मार से ही बचना था तो फिर महिलाओं से क्यों घिरे होते थे, बॉडी बिल्डर से घिरे होना चाहिए था। हाँ, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनीवन कि महिलाएं जो हैं बॉडीगार्ड का काम नहीं कर सकती, बट फिर भी उस टाइम जो भी राजाओं की सोच रही होगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल सर्वेंट हुआ करते थे जो राजा का फूड टेस्ट करने का काम किया करते थे, है ना। राजा कभी एक ही बेडरूम में लगातार 2 दिन नहीं सोता था। तो क्या लगता है आपको, फूड टेस्ट करने के लिए क्यों रखा जाता होगा? स्वाद देखने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि कहीं उसके अंदर कोई जहर तो नहीं है। अगर जहर होगा तो वो खाकर पहले आपका वो सर्वेंट मर जाएगा, तो राजा बच जाएगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो मॉडर्न डे पटना है, उसके बारे में क्या लिखता है मेगास्थनीज, कि एक बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल शहर है जहाँ पे मैसिव वॉल्स है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या बताता है इसके बारे में, कि इट हैज़ 570 टावर्स, 570 टावर हैं इसके अंदर। टावर आज के टाइम में बिजली के टावर नहीं थे, उस टाइम ऐसे ही जैसे कुतुब मीनार भी उस टाइम एक टावर ही था, ठीक है। तो इस तरीके के टावर्स हैं। 64 गेट्स हैं उधर। जो घर हैं वो 2 से 3 मंजिला हैं, जो लकड़ी के या फिर आपके मिट्टी के बने हुए हैं, पक्की मिट्टी से या फिर कीचड़ से, किसी तरीके से, यानी कच्ची मिट्टी के पक्की मिट्टी नहीं, कच्ची मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं। जो राजा का पैलेस है वो भी वुड से बना हुआ है और पत्थरों के साथ उसको कार्व किया गया है। इसके अलावा जो राजा का पैलेस है, उसके चारों तरफ गार्डन्स हैं, है ना, जहाँ पे पक्षी आते रहते हैं,
इसके बाद क्या कहता है? अच्छा, एक क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज पाटलिपुत्र वाज डिफरेंट फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। आपने स्टार्टिंग के चैप्टर से पढ़ा ना मोहनजोदाड़ो के बारे में, तो बताइए पाटलिपुत्र, देखिए पाटलिपुत्र से बहुत ज़्यादा विकसित था मोहनजोदाड़ो, जबकि मोहनजोदाड़ो पुराना है। क्योंकि मोहनजोदाड़ो में हमने देखा था पकी हुई ईंटें थी, यहाँ पे पकी हुई ईंटें नहीं है। मोहनजोदाड़ो में जो घर होते थे वो पकी ईंटों से बने होते थे, यहाँ लकड़ी से बन रहे हैं, मिट्टी से बन रहे हैं, है ना। वहाँ पे सड़कें बिल्कुल प्रॉपर हुआ करती थी, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो इस कंपैरिजन में मोहनजोदाड़ो ये एक अच्छा शहर था इस मामले आर्किटेक्चर के मामले में। बाकी सबकी अपनी अपनी भलाई, सबकी अपनी अपनी बुराइयाँ होती हैं। तो अशोक एक यूनिक रूलर था। कैसे था? तो मौर्यन एम्पायर का जो सबसे फेमस रूलर है ना, वो अशोका है। वो पहला राजा था जिसने ये कोशिश की कि अपने मैसेजेस को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए इंस्क्रिप्शन के द्वारा। ज़्यादातर जो उसकी इंस्क्रिप्शन थी वो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, ब्राह्मरी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मरी लिपि में, ताकि लोग उसको समझ सकें। अब अशोका का कलिंगा का वार, अशोका ने कलिंगा का वार कैसे लड़ा, क्या हुआ उसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है, जो कलिंगा है वो क्या है? एक एंशियंट नेम है कोस्टल उड़ीसा का। मैप 5 देखिए, पेज नंबर 68 पर देख लेते हैं। तो मैप 5 में आप लोग देख सकते हैं कलिंगा, यहाँ पर देखिए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आपको कलिंगा। ठीक है, यानी कि उड़ीसा के आसपास में। तो क्या है यहाँ पर? तो अशोका फॉट ए वॉर टू कॉन्कोर कलिंगा। कलिंगा को जीतने के लिए उसने यहाँ पे युद्ध लड़ा अशोका ने, द ग्रेट अशोका ने। बट वो इससे इसके दृश्य से इतने भयावह हो गए ना, क्योंकि वहाँ पे इतना वायलेंस हुआ था, इतना खून खराबा हुआ था कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो आज के बाद युद्ध ही नहीं लड़ेंगे। और इतिहास में एकमात्र राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद युद्ध छोड़ने का फैसला लिया। क्योंकि युद्ध हारने के बाद तो वैसे ही कौन ही युद्ध लड़ता है, लेकिन युद्ध जीतने के बावजूद उन्होंने युद्ध छोड़ने का फैसला ले लिया। एकमात्र ऐसे राजा हैं ये विश्व के इतिहास में। तो अशोका ने कलिंगा वार के बाद अपने इंस्क्रिप्शन में क्या लिखवाया कि अशोका लिखा था कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कनकर्ड कलिंगा, कि राजा बनने के 8 साल के बाद मैंने कलिंगा पे विजय प्राप्त की। लगभग 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख लोगों को मैंने बंदी बनवा लिया, लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मैं दुखों से भर गया। क्यों? क्योंकि जब भी एक इंडिपेंडेंट लैंड को कन्कोर किया जाता है, जब भी एक स्वतंत्र राज्य को अपने कब्जे में लिया जाता है ना, लाखों लोग मरते हैं, कुछ लाखों लोगों को बंदी बना लिया जाता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण और जो मोंग्स होते हैं, भिक्षु होते हैं, वो भी मर जाते हैं इसमें युद्धों में। ठीक है, पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, वो लोग जो अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के बहुत प्यारे होते हैं, अपने स्लेव्स के, टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, अपने नौकरों के वो बहुत प्रिय होते हैं, वो मर जाते हैं, या फिर अपने प्रिय लोगों को खो देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बहुत दुखी, अशोका कह रहे हैं कि इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं धम्म का पालन करूँगा। अब धम्म क्या है वो देखते हैं। आई बिलीव दैट विलिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज़ मच बेटर देन कंकरिंग थ्रू देम फोर्स। कहते हैं कि युद्ध से जीतने की बजाय अच्छा होगा कि धम्म से जीता जाए। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर, मैं भविष्य के लिए मैसेज लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे बेटे और मेरे जो पोते होंगे वो युद्ध के बारे में ना सोचें। इसके अलावा मैं अपने धर्म का प्रचार भी करता हूँ, धम्म का प्रचार। तो धम्म क्या है? एक प्राकृत वर्ड है जिसका हिंदी संस्कृत में वर्ड क्या है? धर्म। तो जो धर्म है वही धम्म है। तो आप देखेंगे इनके जो विचार है ना अशोका के, कहीं ना कहीं कलिंगा युद्ध के बाद गांधी जी के विचारों जैसे हैं। यानी कहीं ना कहीं गांधी जी ने भी द ग्रेट अशोका के विचारों से प्रेरणा ली, यानी अहिंसा को अपनाया, है ना। हर आदमी अपने लव्ड वंस के लिए ज़रूरी है, इस चीज़ को अपनाया। तो कहीं ना कहीं इसमें गांधी विचार भी नज़र में आते हैं। मतलब गांधी जी ने इनसे सीखा होगा ऑब्वियसली, ये तो गांधी जी से सीखने जाएंगे नहीं फ्यूचर में ना। तो व्हाट वाज अशोका धम्म? अशोका के धम्म क्या था? अशोका धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड। अशोका के धम्म में ऐसा कुछ नहीं था कि भगवान की पूजा करो या फिर सेक्रीफाइस, बलि चढ़ाओ किसी की, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ऐसा मानते थे कि जिस तरह से कि पिता होता है ना, अपने बच्चों को टीचिंग करता है, अपने बच्चों को सिखाता है, तो अशोका की ड्यूटी है कि वो अपने प्रजा को सिखाएं। ठीक है, वो बुद्ध की टीचिंग से बहुत प्रेरित थे। हमने पढ़ा ना चैप्टर नंबर 6 में, पिछले चैप्टर बुद्धा के बारे में, तो बुद्धा से बहुत प्रेरित हुए थे वो। तो उन्होंने देखा कि मेरे साम्राज्य में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जिससे उनको दुख होता था। क्या? कि अलग अलग लोग जो थे अलग अलग रिलीजन को मानते थे। हालांकि उस टाइम इस्लाम नहीं आया था, बट फिर भी काफ़ी सारे रिलीजन्स आ गए थे, तो अलग अलग लोग अलग अलग धर्मों को माना करते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, कई बार लोगों में झगड़े हो जाया करते थे, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, जो स्लेव दास होते थे या नौकर होते थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में, रिश्तेदारों में आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी।
अशोक को लगता था कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उसका धर्म है, तो इसलिए उन्होंने कुछ कुछ ऑफिसर्स बनाए जिनका नाम दिया धम्म महामत्ता। उनका काम क्या था, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, अशोका के धम्म का प्रचार करते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने महजिज जो थे, जो कहना चाहता था ना, वो कहना चाहते थे, उन्हें पत्थरों पर, इसके अलावा खंभों पर लिखवा दिया। जो लोग नहीं पढ़ पाते थे उनके लिए जो ये धम्म महामत्ता थे वो पढ़कर सुनाया करते थे। अशोका आल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ टू अदर कंट्रीज। उन्होंने भारत के अलावा भी और देशों में भेजे अपने धम्म का प्रचार। कहाँ कहाँ भेजा उन्होंने, तो उन्होंने भेजा सीरिया में, इजिप्ट में, ग्रीस में, श्रीलंका में। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं ये कंट्रीज़ कहाँ पर है, देख लेते हैं। ये देखिए, तो श्रीलंका आप लोग जानते हैं इंडिया का साउदर्न मोस्ट कंट्री है, सबसे साउथ में, ये हो गया श्रीलंका। इसके बाद इजिप्ट में भेजा था उन्होंने, ये रहा इजिप्ट। सीरिया में भेजा था उन्होंने, ये देखिए ये रहा सीरिया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ग्रीस में भेजा था, तो ग्रीस हम लोग देख ही चुके हैं, ग्रीस देख लेते हैं। देखते ये देखिए, ये देखिए, यहाँ आपको ग्रीस नज़र आ जाएगा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये ग्रीस हो गया है ना। इसके अलावा ये इजिप्ट हो गया। ओके, इसके बाद इन्होंने सीरिया में भेजा था, तो ये रहा सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और इंडिया के नीचे आपको पता ही है श्रीलंका। तो इन 4 देशों में इन्होंने अपने लोग भेजे, अपने धर्म महामत्ता भेजे कि इनके धर्म का प्रचार करें। ठीक है, तो बिसाइड दिस ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। उन्होंने जानवर और इंसानों दोनों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स की। उन्होंने रोड बनवाए, कुएँ खुदवाए और रेस्ट हाउस बनवाए, है ना। बहुत, यानी आज के टाइम में जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने करवाई। इसके अलावा यहाँ पर एक मूर्ति दे रखी है जो कि है रामपुरवा बुल, रामपुरवा का बैल। ठीक है, इसमें देखिए किस तरीके से पॉलिश कर रखा है स्कल्पचर को, बहुत अच्छे तरीके से। रामपुरवा में मॉडर्न पिलर के ऊपर ये मिला है बिहार में, जो कि आज के टाइम में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छे स्कल्पचर का एक उदाहरण है। ठीक है, अशोक क्या मैसेज दिया करते थे अपने सब्जेक्ट्स को, तो वो कहते थे कि लोग जो है ना अलग अलग तरह के रिचुअल्स, अलग अलग तरह के रीति रिवाज मानते हैं। जब वो बीमार पड़ जाते हैं, जब उनके बच्चों की शादी होती है, या उनके बच्चे पैदा होते हैं, या वो कहीं जा रहे होते हैं, अलग अलग तरह के रीति रिवाज करते हैं। तो कहते हैं, अशोक कहते हैं कि ये रिचुअल जो है ना, ये रीति रिवाज बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिसेस कीजिए जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो। जैसे सभी के प्रति जेंटल रहिए, दयालु रहिए, चाहे वो आपका स्लेव हो, चाहे वो आपका नौकर हो, चाहे वो आपके दास हो। अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विद कंपेशन, सभी क्रिएचर, धरती पे जितने क्रिएचर हैं सब पर दया दिखाइए, चाहे वो जानवर क्यों ना हो। ब्राह्मण और मॉन्क्स को गिफ्ट दीजिए, यानी उनको, जो ब्राह्मण हैं या भिक्षु हैं उनको दान कीजिए। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वन ओन रिलीजन एंड क्रिटिसाइज अनदर। अपने धर्म की बड़ाई करना और दूसरे के धर्म की बुराई करना, दोनों चीज़ें गलत हैं। ना अपने धर्म की बड़ाई करो, ना दूसरे धर्म की बुराई करो। तो एक दूसरे के क्या कीजिए, तो एक दूसरे के धर्म की इज्जत कीजिए। इसके अलावा इफ़ वन प्रेज ऑन रिलीजन, कहते हैं गलत नहीं है अपना रिलीजन प्रेज करना, ठीक है, अपने रिलीजन को प्रेज कीजिए, लेकिन दूसरे के रिलीजन को कभी क्रिटिसाइज मत कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आप अपने रिलीजन को प्रेज करके दूसरे के रिलीजन की बुराई कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप अपने रिलीजन के बारे में लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं कि आपका रिलीजन ये सिखाता है कि आप दूसरे रिलीजन की बुराई कीजिए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये जो अशोका की टीचिंग है ना, ये आज के इंडिया के लिए बहुत परफेक्ट बैठती है। आज के इंडिया में सेक्युलरिज्म और ख़त्म हो गया सेक्युलरिज्म, है ना। इसके अलावा कम्युनलिज्म, है ना, जो असंप्रदायवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज लोगों को अशोका की टीचिंग्स पे भी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि अगर आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हो ना, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ दूसरे के धर्म की बुराई कर रहे हो ना, इसका मतलब साफ साफ यही है कि कहीं ना कहीं आपके धर्म में ये शिक्षा दी जाती है कि आप दूसरे के धर्म की बुराई कीजिए। तो ठीक है, आप अपने धर्म खुद पूजा कीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी दुनिया को अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना, नहीं, सिर्फ अपने धर्म की पूजा कीजिए, अपने धर्म तक सीमित रहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, अपने धर्म का प्रचार करके दूसरे धर्म को डिग्रेड करना, दैट्स अ रॉन्ग थिंग, एंड दैट्स अकॉर्डिंग टू अशोका। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने लिखा है कि हिज
एडिक्ट्स, जो अशोकन एडिक्ट्स इनकी जो लिखे हुए थे, स्टिल स्पीक टू अस इन अ लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि अशोका ने जो लिखा था ना आज से 2500 साल पहले, वो भी आज से 2300 साल पहले, वो आज की सोसाइटी पे कितना परफेक्ट बैठ रहा है, हमें आज भी उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, तो अशोका कहते हैं कि सबकी रिलीजन की रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, ब्राह्मणी लिपि नज़र आ रही है, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये रही ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, तो ए लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के अंदर में। ठीक है, ये हिंदी में, ये बंगाली में, ये मलयालम में, और नेक्स्ट आपका तमिल में। तो कह रहा है कि लगभग सिमिलैरिटीज़ कुछ ना कुछ नज़र आ रही हैं सभी के अंदर। ठीक है, आसपास में देख लेते हैं। तो मौर्यन एम्पायर जब जिस समय चल रहा था से 2400 साल पहले, चाइना के एम्परर्स ने क्या किया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनानी शुरू की। क्यों बनानी शुरू की, टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स फ्रॉम पेस्टोरल पीपल, यानी जो चरवाहे होते थे उनसे बचाने के लिए अपने नॉर्दर्न एम्पायर को, है ना, जो उनका नॉर्दर्न एम्पायर, मंगोलिया जो है, मंगोलिया एक बड़े टाइम तक, लंबे समय तक जो है मंगोलिया में किनका राज रहा, तो ये पेस्टोरल्स वगैरह लंबे समय तक रहे, तो उनसे बचाने के लिए चाइना ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कर दिया। ठीक है ना, 2000 साल लगे इसको लगभग बना, 2000 साल तक बनता रहा। क्यों, क्योंकि फ्रंटियर जो थे, जो सीमाएं थी, वो चेंज होती जा रही थी, शिफ्ट होती जा रही थी। ठीक है, 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है, बहुत लंबी है। ठीक है, आप अगर धरती के रेडियस की बात करें ना, हमारे पूरी अर्थ का रेडियस भी 6378 किलोमीटर है, और ये पूरा 6400 किलोमीटर लंबी दीवार होगी, है ना, यानी अगर इसको धरती के अंदर डाला जाए तो धरती का पूरा रेडियस नप जाएगा। तो ये किससे बनी हुई है, पत्थरों से और ईंटों से। देख रहे हैं आप, ये पत्थर पड़े हैं, ऊपर जो है ईंटें से बना हुआ है पूरा। ठीक है, कई हज़ार लोगों ने इसमें काम किया बनाने में। ठीक है, इसमें वॉच टावर्स लगे हुए हैं, 100 200 मीटर के ऊपर वॉच टावर्स, यानी ये देखिए ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये वॉच टावर नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक सिपाही बैठकर देख सकता है आसपास कोई गलत उल्टी सीधी घटना तो नहीं हो रही। ठीक है, टाइमलाइन देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो वही बिगिनिंग ऑफ मौर्यन एम्पायर है, जो आज से 2300 साल पहले हुआ था। तो गाइस इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। ठीक है गाइस, तो पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।